कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और हमने कवर कर लिया था टॉपिक नंबर 2.1 दैट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 2.2 दैट इज़ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे जो लिबरल नेशनलिज्म टर्म यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The idea of national unity in early 19th century Europe was closely allied with the ideology of liberalism. मीन्स कि जो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो नेशनल यूनिटी का आइडिया आया था, जो कॉन्सेप्ट आया था, वो बहुत हद तक किससे रिलेटेड था, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। द टर्म लिबरलिज्म डराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। मीन्स कि जो लिबरलिज्म टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है दैट इज़ लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। तो ये फ्री का जो मतलब अगर हम सही मायने में निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, आज़ादी से होगा। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो हमने मिडिल क्लास की बात की थी कि सबसे पहले ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो मिडिल क्लास के मन में आया था। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम। तो मिडिल क्लास के लिए जो लिबरलिज्म का मतलब ही है वो क्या है, वो फ्रीडम है। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और जो भी लॉ होंगे उस टाइम पे उसके सामने सबको इक्वालिटी की बात की गई है, यानी कि रूल सबके लिए बराबर होगा, यानी कि कोई भी एडवांटेज होगा वो सबको इक्वली मिलेगा, कोई डिसएडवांटेज होगा वो सबको इक्वली मिलेगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट में जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो लोग प्रिविलेज्ड लोग थे, तो जो भी एडवांटेजेस होते थे वो सिर्फ उन्हीं को मिलते थे। Politically, it emphasized the concept of the government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges, constitution and a representative government through parliament. 19th century liberal also stressed the inviolability of private property. तो ये क्या इम्फेसाइज़ करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों की मर्ज़ी से बननी होनी चाहिए या फिर लोगों द्वारा चूज़ किया गया होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो बेसिकली इसका मतलब ही था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो भी क्लैरिकल प्रिविलेजेस थे और जो ऑटोक्रेसी थी उसका एंड होने लगा जब लिबरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी। 19th सेंचुरी लिबरल आर ऑल्सो स्ट्रेस और इन्वॉबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो लिबरलिस्ट को फॉलो करते थे, जो लिबरल्स थे वो किस पे अपना हक जताते थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उस पर भी अपना हक जताते थे। Yet equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage, यानी कि जो भी गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी, जैसे कि इंडिया में है कि हमें इक्वलिटी मींस कि सब यूनिवर्सल सफरेज मींस कि हमें वोट देने का अधिकार है जो भी 18+ हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं था कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे या फिर गवर्नमेंट चूज़ करें। यू विल रिकॉल दैट इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस, यानी कि जो हमने 9th क्लास में फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वोट देने का राइट था वो किसको मिला था, जो राइट टू वोट था वो किसको मिला था, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ओइंग अ मैन, जो अमीर लोग थे, रिच पीपल थे, उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला था। और जो महिलाएं थी, वुमेन्स थी, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला गया था, और जो भी पॉलिटिकल राइट्स थे उसके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था या दूर रखा गया था। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स इंजॉय द सफरेज, यानी कि जब जैकोबिन की सरकार थी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तब भी सिर्फ उसी टाइम पीरियड में सारे मेल्स को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और जब नेपोलियन कोड आया 1804
का जो हमने नेपोलियन कोड पे इसके पहले पढ़ा था, तो जब वो आया तो जो भी यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो भी मेल्स को वोट देने का अधिकार मिला था, वो फिर से ख़त्म कर दिया गया और जो वुमेंस थी उनका स्टेटस माइनर कर दिया गया और सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और उनको फादर और हस्बैंड के अधिकारों के अंदर कर दिया गया। Throughout the 19 and early 20th century, women and non-propertied men organized the opposition movement demanding equal political right. 19th century के लास्ट और 20th century अर्ली में जितने भी कुछ महिलाएं और नॉन प्रॉपर्टी मैन यानी कि ऐसे मेल थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक अपोजिशन मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड की। इन इकोनॉमिक स्फेयर, अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर में बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो लिबरलिज्म का मतलब ही क्या था? फ्रीडम ऑफ मार्केट में जो भी गुड का मूवमेंट हो रहा था, गुड और कैपिटल का, उसका जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया। During the 19th century, this was a strong demand of emerging middle class, और 19th century के दशक में जो मिडिल क्लास था वो बहुत ही ज़्यादा अपनी डिमांडों को लेके कॉन्शियस हो गया और ये एज अ जो भी ये कैपिटल और गुड का फ्लो था उनकी डिमांड के रूप में बाहर निकल के आया। Let us take the example of German speaking region in the first half of the 19th century. अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थे वहाँ पे किसके दशक में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. Administrative measures had created out of countless small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measure. A merchant traveling in the 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have had a pass through the 11 custom barriers and pay the custom duties about the 5% of each of one of them. नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उन्होंने क्या क्रिएट किया? 39 स्टेट, यानी जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे उनमें सबकी अपनी ओन करेंसी थी, वेट्स थे, मेज़र थे, कोई भी कॉमन करेंसी शेयर नहीं करता था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, कोई एक मर्चेंट है जो ट्रैवल कर रहा है 1833 में फ्रॉम हैम्बर्ग टू नर्मबर्ग टू सेल हिज गुड, अपने गुड्स को बेचने के लिए, वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता है और पर कस्टम बैरियर पे उसको 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो उसको कितना ज़्यादा पे करना पड़ता होगा। Duties were often levied according to the weight or measure of the goods. तो जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे सामानों पे 5% लगे सबके सामानों पे, तो वो किस पे डिपेंड करती थी? वेट और मेज़र पे। जो भी गुड है उसका वेट कितना है, कितना क्वांटिटी में है, ये उस पर डिपेंड करता था कि उस पर कस्टम ड्यूटी कितनी लगेंगी। As each region had its own system of weight and measure, this involved a time-consuming calculation. जैसे कि जो 39 स्टेट्स थे उनका अपना करेंसी था, अपना वेट था, अपना मेज़र था, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था पर कस्टम बैरियर पे इसको कैलकुलेट करना। The measure of the cloth, for example, was elli, which in the each region stood for the different length, and elli of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter in Nuremberg, and 65.6 centimeter in Freiburg, and 53.5 centimeter
तो यहाँ पे ये सिंपली बताने की कोशिश की गई है, जो कि एग्ज़ाम्पल लिया गया है एक टेक्सटाइल मटेरियल का या फिर कपड़े का। तो चूँकि हर प्लेस 39 स्टेट की अलग करेंसी, अलग वेट, अलग मेजर्स थे, तो इसका जो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से जब ये पास आउट हो रही थी, तो इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर्स में आता गया या फिर चेंज होता गया। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में 54.7 होता था, मेंस में 55.1, न्यूरम्बर्ग में 60.6 एंड फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। Viewed as an obstacle to economic exchange and growth by the new commercial class, who argue for the creation of unified economic territory, allowing the unhindered movement of the goods, people and capital। तो ये जो डिफरेंट करेंसी थी, डिफरेंट मेजर्स थे, वेट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जो 39 स्टेट्स थे, तो ये क्या क्रिएट करती थी? ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये इकोनॉमिक एक्सचेंज जो था न्यू कमर्शियल क्लास का, उसके बीच में, और जो ग्रोथ था न्यू कमर्शियल क्लास का, उसके बीच में ये ऑब्स्टिकल का काम करती थी, जो कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को चाहते थे, लेकिन उसमें जिसमें कोई भी अनहिंड्रेड मतलब कोई भी रुकावट ना हो गुड्स, पीपल और कैपिटल के मूवमेंट में। लेकिन ये चूँकि डिफरेंट करेंसी थी, डिफरेंट मेजर्स, वेट थे, इसलिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल का काम करती थी ऐसी जगहों पे। In 1834, a customs union or jubilee for the formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. The union abolished the tariff barriers and reduced the number of currency from over the 30 to 2। 1834 में एक कस्टम यूनियन जोवेलिन बना था, जिसमें जो प्रूशा था उसका जो उसने इसका ये इनिशिएटिव था, और जिसमें मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया। तो ये जो यूनियन बना ज़ोल्बरीन का, इसने क्या किया? जो ट्रैफिक बैरियर्स थे इनको रिड्यूस कर दिया, और जो करेंसी थी उनको 30 से 2 नंबर्स में लिया, इनको भी करेंसी को भी रिड्यूस कर दिया। The creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest of the national unification. A wave of economic nationalism strengthened a wider nationalist सेंटिमेंट ग्रोइंग एट अ टाइम। तो जब रेलवे का नेटवर्क बना, तो उसने जो मोबिलिटी था गुड्स का, पीपल का, करेंसी का, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के सामने आई कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्योंकि लोगों को डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट वेट मेज़र होने के कारण जो डिफरेंसेस था स्टेट्स के बीच में, उसकी वजह से जो गुड्स, पीपल और करेंसी थी उसका मूवमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन जब नेशनल यूनिटी हुई, जब यूनियन बना, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, इसको मजबूती मिली, और जितने भी मूवमेंट थे गुड्स और पीपल के, वो ईज़िली